दोस्तों, क्या हाल-चाल है? आई होप सब बढ़िया-बढ़िया होगा। तो पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जब आपकी ईएम वेव्स आपके किसी भी कंडक्टिंग मीडियम में ट्रेवल करती हैं, तो आपने ये ऑब्ज़र्व किया था कि जब आपकी ईएम वेव कंडक्टिंग मीडियम में ट्रेवल करती है, तो आप कहते हो कि आपकी जो उसका जो आपने देखा था कि वो एक्स्पोनेंशियली डैम्प्ड हो रही थी, ठीक है? नेचर आपने पढ़ा था कि जब ईएम वेव्स आप किसी कंडक्टिंग मीडियम में चलेंगी तो एक्स्पोनेंशियली डैम्प्ड होंगी। अब उसी के आगे हम चलते हैं कि अगर आपकी ईएम वेव्स डैम्प्ड हो रही तो कितना पेनिट्रेट कर जाएंगी, उसी को विस्कन डैम्प कहते हैं। वन अपॉन बीटा के, ठीक है, वन अपॉन बीटा। तो अब बीटा आपने निकाला है, बीटा आपका क्या निकल के आया था भैया? बीटा निकल के आया था साइलन 1 प्लस सिग्मा अपॉन ओमेगा साइलन का स्क्वायर माइनस 1 या बीटा निकल के आया था, ठीक है। तो आपका जो पेनिट्रेशन डेप्थ होगा वो एस इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब अगर फॉर ए गुड कंडक्टर की बात करें, ठीक है, फॉर गुड कंडक्टर ये आपका मैक्सिमम होगा, सिग्मा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। इसका मतलब शो 1 कैन बी नेगलेक्ट। 1 को हम क्या करेंगे? नेगलेक्ट करेंगे। जब 1 आपका नेगलेक्ट होगा तो बीटा आपका क्या हो जाएगा भैया? बीटा की वैल्यू वहां से देखिए, ये आपका हो जाएगा तो ये आपका हो गया ओमेगा म्यू एप्सिलॉन और वहाँ से आपका जो आएगा ये 1 ये भी और मैक्सिमम हो गया, तो ये वैल्यू कितना? तो हर एक गुड कंडक्टर के लिए आपकी जो एस है पेनिट्रेशन डेप्थ है, आपकी जो स्टन डेप्थ आएगी वो कितनी आएगी भैया? आपसे पूछा जाता है कि गुड कंडक्टर के लिए आपका जो स्टन डेप्थ होगा वो कितना होगा, तो फॉर ए गुड कंडक्टर की स्टन डेप्थ इतनी आती है, ठीक है। अगर फॉर ए बैड कंडक्टर की बात करते हैं, बैड कंडक्टर सिग्मा की वैल्यू क्या होगी उस समय? मिनिमम, ठीक है, मिनिमम होगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपका जो लेस देन 1 होगा, ठीक है। अब 1 यहाँ से तो नेगलेक्ट होगा नहीं, ठीक। तो अब इसको क्या करेंगे? बायनोमियल एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। जब बायनोमियल एक्सपेंड आप करोगे तो जो बीटा की जो वैल्यू मिलती है हमें, ठीक है। अब इसको यहाँ आप करके क्या करेंगे? इसको बायनोमियल एक्सपेंड करते हैं। तो बायनोमियल एक्सपेंशन करने के बाद बीटा की जो वैल्यू मिलती है
वो हमें मिलती है कितनी, सिग्मा अपान 2। या मी एप्सिलॉन आपसे परिचित है, जेड है। तो देख लें बीटा ये होता है इन केस आप किसके, बैड कंडक्टर के केस में। तो यहाँ से आप निकाल दें, शो यस आपका क्या हो जाएगा, 2 अपान सिग्मा केस में। आपसे बात करेंगे बैड कंडक्टर के केस में आपका स्टैंडर्ड कितना होगा, इतना होता है। गुड कंडक्टर केस में स्टैंडर्ड आपकी इतनी होती है। इसलिए आप कहते हैं कि ये वेव्स आपकी जब भी कंडक्टिंग मीडियम में ट्रेवल करती हैं तो एक्सपोनेंशियली डैम्प्ड होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दीजिए। अब इंडेक्स भी देख लेते हैं। ये अभी आपने पढ़ा कि आपकी कंडक्टिंग मीडियम का जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट आता है वो क्या आया था, इमेजिनरी आया था, ठीक है। के की क्या बात है, के पास एक रियल टर्म था और एक आपका कंडक्ट और रियल और आपका इमेजिनरी टर्म था, ठीक है। अब इसीलिए आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका जो होगा उसके पास भी दो टर्म होंगे, कौन कौन से, एक आपका रियल टर्म होगा, ठीक है, या ऐसे कर देते हैं स्टार, एक रियल टर्म होगा और दूसरा आपका क्या होगा, इमेजिनरी टर्म होगा। यहाँ पर के क्या बताएगा भैया, यहाँ पर के आपका प्रोपोगेशन कांस्टेंट नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। यहाँ के का मतलब हो जाएगा अटेन्युएशन कांस्टेंट, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है। सॉल्व करेंगे जब आप करते हैं तो एन जो आता है, एन की जो वैल्यू आती है और क्या आती है, एन सी अल्फा अपान ओमेगा आता है और के आपका जो आएगा सी बीटा अपान ओमेगा। अब जो कि फॉर ए गुड कंडक्टर की बात करेंगे तो अल्फा बीटा दोनों बराबर ही है ना, क्योंकि अल्फा फॉर गुड कंडक्टर, इसका प्रूफ आपको इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि कोई मतलब नहीं है आपके यहाँ आपको बताने का, सीधा सीधा आपको रिजल्ट याद रखने हैं, तो इसलिए आपको हम वो नहीं बता रहे प्रूफ, नहीं तो प्रूफ बताते थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो आप याद रखें कि फॉर गुड कंडक्टर अल्फा इक्वल टू बीटा, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू कितनी आई है, ओमेगा पर, ठीक है। तो एन और के दोनों बराबर ही होंगे, क्या हो जाएगा, शो एन क्या आएगा, एन आपका आ जाएगा सी अपॉन ओमेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा। ये आपका हो गया कि जब आपकी ये वेव्स ट्रेवल करेंगी तो आपका इसका डेप्थ क्या हो गया, ठीक है। अब अगर समरी की बात करें, आइए समरी निकालते हैं, समरी क्या है। पहला तो हम जानते हैं ई परपेंडिकुलर एच परपेंडिकुलर के होगा, मतलब नेचर आपका ट्रांसवर्स ही रहेगा, ठीक है। और दूसरा आपने क्या पाया था, दूसरा आपने लिखा था कि ई इज इक्वल टू ई नॉट
ई की पावर माइनस बीटा की पावर क्या था माइनस आई ओमेगा टी माइनस अल्फा एन आर था। ठीक है, ऐसे एच इज इक्वल टू क्या था एच नॉट ए की पावर माइनस बीटा एन आर था पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस अल्फा एन आर। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन से आप क्या देख रहे थे कि द फील्ड वेक्टर exponentially damped exponentially। आपकी वेव डैम्प होगी वैसे वैसे आपके क्या होगी फील्ड वेक्टर भी आपके डैम्प हो जाएंगे। ठीक है, और अभी तक जो आपका चाहे एनोस्फीयर सॉरी चाहे आपका आइसोट्रॉपिक मीडियम रहा हो चाहे आपका फ्री स्पेस रहा हो, दोनों में आपने कहा है कि आपकी ईएम वेव्स जो ईएम वेव्स आपकी जो ट्रेवल करेंगी वो सेम फेज में ट्रेवल करेंगी, लेकिन यहाँ पर फेज आपका सेम नहीं होगा। यहाँ पर फेज आपका क्या होगा कि सेम फेज में एच लेंथ्स बिटवीन ठीक है, ध्यान रखेंगे कि अगर आपकी ईएम वेव से जब आपकी कंडक्टिंग मीडियम में चलेंगी, ठीक है, ईएम वेव से आपकी कंडक्टिंग मीडियम में चलती हैं तो आपका जो ई और एच दोनों की फेज सेम नहीं होगी। इसका मतलब क्या होगा कि दोनों लैग करेंगे बाई एंगल फाई से। ठीक है, वो बता दिया। ठीक है, अब चौथा क्या होगा, डायरेक्शन तो वही होगी, द डायरेक्शन ऑफ is in the direction of wave propagation। डायरेक्शन क्योंकि डायरेक्शन propagation की होगी, लेकिन क्या होगा बट डैम्ड एक्सपोनेंशियली। कैसे होगी भैया, एक्सपोनेंशियली आपका डैम्ड। ध्यान रखेंगे आपकी ईएम वेव की बात करें तो एनर्जी फ्लो की डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन वेव चलेगी, लेकिन डैम्ड हो जाएगी। ठीक है, और क्या होगा एक जो और इम्पोर्टेंट है, अभी तक आपने दोनों में पढ़ा था, चाहे आपका फ्री स्पेस था चाहे आपका आइसोट्रोपिक डायलेक्ट्रिक मीडियम था, उसमें आप कहते थे कि आपका जो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होती है वो बराबर आती थी किसके भैया, इलेक्ट्रोस्टैटिक
इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी की, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो मैग्नेटिक एनर्जी होगी, पांचवा नंबर याद रखेंगे कि मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डेंसिटी, ध्यान से बात को हमारी समझ लीजिए। आप कहते हैं कि जब आपकी ईएम वेव अभी किसी भी कंडक्टिंग मीडियम में ट्रेवल करेंगी तो समरी में क्या क्या बताया, पहला तो ध्यान रखेंगे वही ई एच और के परपेंडिकुलर होंगे, पहला तो ये ठीक है। दूसरा ध्यान रखेंगे कि आपकी ईएम वेव एक्सपोनेंशियली डैम्प्ड होंगी। तीसरा कि आपका ई और एच के बीच का फेज सेम नहीं होगा, एच हमेशा ई से लैग करेगा बाई एंगल फाई से, फाई की वैल्यू आपने निकालनी थी, ठीक है। फिर आपने कहा कि जो आपकी एनर्जी फ्लो की डायरेक्शन होगी, एनर्जी फ्लो की जो डायरेक्शन होगी वो आपकी डायरेक्शन आप वेव में ही होगी, बस अंतर क्या होगा, मतलब सब में भी यही होता था, चाहे आपका ईएम फ्री स्पेस हो, चाहे आपका डायरेक्ट्रिक मीडियम हो, उसमें भी यही होता था कि आपकी डायरेक्शन वेव में होगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक्सपोनेंशियल डिके करेगी आपकी जो करंट जो एनर्जी होगी, ठीक है। और लास्ट आपका जो होगा, जो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होगी वो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी से क्या होगी, बड़ी होती है, ज़्यादा बड़ी होगी, ठीक है। आइए इस पे प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम प्रॉब्लम कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सॉ कॉपर कॉपर गिवन और सिग्मा आपका दिया है 5.8 इंटू 10 की पावर 7 मोहकर मीटर दिया है। तो क्या कह रहे हैं कि कैलकुलेट कैलकुलेट of copper, impedance of copper and frequency लीनियर फ्रिक्वेंसी आप कितनी दी है, न्यू दिया है आपका 3 इंटू 10 की पावर 9 साइकिल पर सेकेंड, ठीक है। आपसे कह रहे हैं कि आपका जो कॉपर के जो पैरामीटर्स हैं वो आपको गिवन है, तो कह रहे हैं कि इंट्रिंसिक इम्पीडेंस आप बता दीजिए, ठीक है। अब इंट्रिंसिक इम्पीडेंस की दो वैल्यूज होंगी, पता है, रियल और इमेजिनरी। तो आप कहेंगे कि real plus I z imaginary, ठीक है, z
वैल्यू कितनी आएगी, म्यू ओमेगा अपान, ठीक है। दोनों वैल्यूज कॉमन करेंगे तो 1 प्लस आई अपॉन 2 आप लिख सकते हैं। और सकते हैं म्यू ओमेगा आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई एप्सिलॉन से डिवीजन कर देंगे, ठीक है। म्यू अपॉन एप्सिलॉन इनटू ओमेगा एप्सिलॉन ये क्या इम्पीडेंस इसको आप कह सकते हैं म्यू आर की वैल्यू भी आ जाती है बाई म्यू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, प्लस देखिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर, सिग्मा की वैल्यू 1 एप्सिलॉन की वैल्यू 1, ये 1 हो गया। यहाँ बचेगा कितना, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ रखेंगे तो आपको क्या बचेगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई म्यू एप्सिलॉन नॉट अपॉन, इसकी वैल्यू आप जानते हो ये क्या है, वेव इम्पीडेंस ऑफ द फ्री स्पेस, तो 1 प्लस आई अपॉन √2 6, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी होगी, 3.14, फ्रिक्वेंसी आपको गिवन ही है, ट्राई कर लेते हैं। की वैल्यू कितनी, 3.14, फ्रिक्वेंसी आपको कितना दिया है, 3 × 10⁹ एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 × 10⁻12 अपान ये दिया है कितना, 5.8 × 10⁶, ठीक है। इसको जब आप रूट्स को सॉल्व करेंगे तो रूट्स को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है आगे के लिए तो देखिए देखने क्या है, ठीक है।
36 इंटू 10⁻⁻5, तो ये साल में करेंगे तब तक 0.02। देखिए एक तो इस प्रकार की प्रॉब्लम पूछी जाती है आपसे, ठीक है, कि आपको क्या दे देंगे, आपको कॉन्स्टिट्यूशन पैरामीटर्स दे देंगे, एप्सिलॉन आपको मतलब जितने भी पैरामीटर्स आपके हैं वो सारे दे करके और आपसे पूछवाएंगे कि आप हमें क्या बता दीजिए भैया, आप हमें बता दीजिए, जेड बता दीजिए, ठीक है। अगली प्रॉब्लम इसमें कैसे पूछी जाती है, देखिए ये बीम वाला पार्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये वो पूछे जाते हैं, ठीक है। हम लोगों ने भी देखा था कि ये हायर एजुकेशन के पोर्शन में जब अगर आप बात करोगे जहाँ पर भी टाइम बेरिंग फील्ड का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो यहाँ से ये बीप्स वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो पूछा जाता है, थोड़ा सा यहाँ आप अवेयर रह के पढ़िएगा। दिया क्या है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन पैरामीटर्स ऑफ एल्यूमिनियम, यहाँ पे कॉपर का ना देकर के किसका दिया है, एल्यूमिनियम का दिया है, एल का दिया है, कितना दिया है भैया, 7 कितना दिया, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ठीक है, ये साफ हो गया। अब पिस्टन डेप्थ का फार्मूला कहीं कहीं डेल्टा लिखा जाता है, कहीं ऐसे, वहाँ आपने शायद ऐसे लिख दिया होगा, तो यस आपको समझने में थोड़ा सा भ्रम होगा, तो आप डेल्टा ही समझ लीजिएगा उसको, इससे पहले लेक्चर में हमने शायद यस लिख दिया है, यस इस लिख भी सकते हैं आप, लेकिन जो कि पॉइंटिंग वेक्टर को आप यस से वहाँ डिफाइन किए हैं तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, बात कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू, आपको पढ़ा था आपने फॉर ए गुड कंडक्टर, इसमें कितना आएगा, 2/, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करिए, इक्वल टू म्यू को आप क्या लिख सकते हैं, म्यू आर म्यू नॉट, म्यू आर की वैल्यू 1 है, क्या हो जाएगा 2, यहाँ से आप फ्रिक्वेंसी अगर निकाले हैं, न्यू जाएगा वो अपान डेल्टा स्क्वायर सिग्मा, इसकी वैल्यू सिग्मा कितना दिया है,
3.54 इंटू 10⁻⁷ दिया है, 2 पाई की वैल्यू 3.14। ठीक है, सॉल्व करेंगे आपको जो फ्रिक्वेंसी मिलेगी वो मिलेगी कितना, 71.56 इंटू 10⁻⁶ हर्ट्ज। ऐसे आप लिखेंगे 71.56 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, इतनी फ्रिक्वेंसी से चलेगी तो आपकी पेनिट्रेशन कितना होगा, 0.0 mm। ठीक है, इसी पे क्वेश्चन उल्टा बन सकता है कि अगर आपकी फ्रिक्वेंसी इतनी हो तो आप बता दीजिए हमें पेनिट्रेशन डेप्थ कितनी होगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि गुड कंडक्टर के केस में आपने पढ़ा था कि आपका स्टैंड डेप्थ या पेनिट्रेशन डेप्थ कितना होगा, 2/μf ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल देंगे तो आपकी फ्रिक्वेंसी ये आ जाएगी। ठीक है भैया, ये आपका हो गया जब आपकी EM वेव्स आपके कंडक्टिंग मीडियम में ट्रेवल कर रही थी। ठीक है, अब हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो आपका प्लेन वेव इक्वेशन ऑफ EM वेव इन एनालाइज्ड गैस मीडियम। ये बड़ी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, आपको पूछी भी जाती है भैया। भैया देखिए, पढ़ते रहेंगे, आपका पेपर भी जुलाई में है तो फिर जल्दी हम प्रयास करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन 3 इसी महीने में खत्म हो जाएगी। फिर आपका जो है हम अगला चैप्टर देखते हैं, कोई शुरू करेंगे। प्लेन गैस मीडियम। गैस मीडियम मतलब प्लाज्मा मीडियम भी हो सकता है आपका। ठीक है, तो अब आपने पढ़ा है गैस, अगर गैस मीडियम में आपको रो 0 हो जाएगा, म्यू आपका μ0 हो गया। ठीक है, एप्सिलॉन हो जाएगा, डी आपका एप्सिलॉन इंटू ई एच। डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू 0। दूसरा डाइवर्जेंस ऑफ H इज इक्वल टू 0। तीसरा आपका हो जाएगा कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू और कर्ल ऑफ H इज इक्वल टू J यहाँ पर डिफाइन होगा। तो प्लेन वेव इक्वेशन क्या हो जाएंगे आपके, प्लेन वेव इक्वेशन आपका हो जाएगा E सिग्मा डेल E अपॉन डेल
पी माइनस ठीक है। जब आपकी एम वेव्स आयोनाइज्ड गैस मीडियम में ट्रैवल करेंगी तो आपके प्लेन में भी क्वेश्चंस ये होंगे। अब इसके आगे तो आपने सॉल्यूशन निकालना सीखा ही था, उसी का सीखा आपके जो प्लेन वेव्स की जो इक्वेशंस आपके ये एक ही कंपोनेंट और एच कंपोनेंट्स आपके जो होंगे वो वैल्यू लिखने चाहिए। ठीक है, फील्ड वेक्टर्स क्या होंगे आपके जो लिखे जाएंगे ई नॉट एन ऐसा ही ओमेगा टी और एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच नॉट ई की पावर माइनस ओमेगा एन ऑन सी। ठीक है, अब यहाँ आप देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ भी आपका एक्सपोनेंशियल डिके होगा। जब आपकी ये वेव आयोनाइज्ड गैस मीडियम में चलेंगी तो आपको एक्सपोनेंशियल डिके यहाँ भी होगा। ठीक है, और आपकी पेनिट्रेशन डेप्थ क्या होगी एंड ये जब निकालेंगे नहीं आप याद रखिएगा स्किन डेप्थ वही 1/बीटा और वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 1/ओमेगा एन सी, या वैसे आप लिखें ठीक है। या कभी कभी आपको क्या होता है कि फ्रिक्वेंसी गिवन हो जाती है। ठीक है, ये फ्रिक्वेंसी गिवन हो जाएगी तो आप कैसे करेंगे इसी को देख लीजिए। ये तो जनरल फॉर्म हो गया। कभी कभी आपको अगर प्लाज्मा फ्रिक्वेंसी देख के तब आपसे पेनिट्रेशन डेप्थ पूछते हैं तो आप कैसे करेंगे। हाँ एक चीज यहाँ बताना भूल गए थे, सॉरी। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एन यहाँ पे रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा तो उसकी वैल्यू करेंगे, उसकी वैल्यू आपके साथ करेंगे तो डेल्टा प्लाज्मा आपका जो होता है 1/ओमेगा/c और ये एन जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो आपका आता है ओमेगा पी का स्क्वायर अपान ओमेगा स्क्वायर -1 की पावर हाफ। ठीक है, ओमेगा पी का स्क्वायर माइनस ओमेगा सी। ठीक है, और ये वैल्यू अप्रॉक्स होगी किसके सी अपान ओमेगा पी के। क्यों, क्योंकि ओमेगा पी आपका जो होता है ग्रेटर देन होगा ओमेगा से, इसीलिए ओमेगा इसके कंपैरिजन में नेगलेक्ट कर दिया जाता है। तो आपका अगर आपको क्या दिया, अगर मान लीजिए आपको एन भी गिवन हो और मीडियम की फ्रिक्वेंसी गिवन है तो ये फार्मूला आप लगाएंगे, और अगर नहीं गिवन है तो आप क्या करेंगे ये फार्मूला लगाएंगे सी अपॉन ओमेगा पी। ठीक है, ये आपका प्लाज्मा मीडियम हो गया। अब इसके बाद अगले लेक्चर में हम इसमें कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे प्लाज्मा के लिए। ठीक है,
प्लाज्मा की प्रॉब्लम्स करके फिर अब इसमें बचता क्या है, इसमें आपका बचता है कि जब आपकी ईएम वेव्स मीडियम में चलेंगी तो अब अभी तो आप एक सिंगल मीडियम में ट्रेवल करा रहे हो ना, सिंगल मीडियम। आपने देखा कि जब आपकी ईएम वेव से क्या हो गई कि फ्री स्पेस में चली तो आपने कहा वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलेंगी, नेचर आपका ट्रांसफर्स होगा, ठीक है। फिर आपने कहा कि हम डायलेक्ट्रिक मीडियम में चला रहे हैं तो आपकी ईएम वेव जब आइसोट्रॉपिक डायलेक्ट्रिक मीडियम में चली तो वहाँ पर आपने कहा कि इनकी जो स्पीड होगी वो आपकी वेलोसिटी और स्पीड ऑफ लाइट से कम होगी, ठीक है ना। और दोनों ही केस में चाहे आपका फ्री स्पेस रहा हो चाहे आपका आइसोट्रॉपिक मीडियम रहा हो, दोनों में आपने कहा ई और एच का फेज आपका सेम होगा। लेकिन जैसे आप कंडक्टिंग मीडियम में आए वहाँ आप बदल गए, वहाँ आपने देखा क्या कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स आपके थे वो एक्सपोनेंशियल डीके कर रहे थे, पहला। दूसरा क्या था कि आपका जो ई और एच का फेज वो आपका कांस्टेंट हुआ करता था, यहाँ पर आपका एच जो हो गया ई से डिले हो गया बाई एंगल फाई से, फाई आपका डिफाइन हो गया था, ठीक है। और वहाँ पर आपने पढ़ा, अब यहाँ पर आपका जो प्लाज्मा मीडियम में आएगा, प्लाज्मा मीडियम में आपने पढ़ा कि यहाँ पे आप देखोगे कि आपकी जो ई और एच जो फैक्टर्स होंगे वो आपके फील्ड वेक्टर्स जो होंगे आपके क्या होंगे भैया, डिके करेंगे, आपकी पेनिट्रेशन डेप्थ मिल गई, ठीक है। तो ये आपने पढ़ लिया कि बिहेवियर ऑफ द ईएम वेव्स इन वेरस मीडियम, सिंगल मीडियम में कैसे हो गया। अब अगले पढ़ेंगे या अगले लेक्चर जब आपको देंगे तो उस अगले लेक्चर्स में हम बात करेंगे कि अगर दो मीडियम का इंटरफेस जिसको आप बाउंड्री कंडीशन कहते हो, ठीक है। तो आपकी मीडियम ईएम वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रेवल करेगी तो उसके जो कंपोनेंट्स आपके हैं जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई, एच हो गया, ठीक है, इन पे क्या इफेक्ट आएंगे ये हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो ये आज का जो पार्ट्स था वो यही खत्म हुआ, बिहेवियर ऑफ द ईएम वेव्स, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में जब आपसे आएंगे तो बाउंड्री कंडीशन की बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।